नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, अर्थात निबंध, जिसका पेपर में महत्व बहुत ज़्यादा है। अर्थात 300 नंबर का निबंध होता है, जो 3 निबंध आपको लिखना होता है। तो दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो, अगर आपने निबंध के ये 10 प्रकार समझ लिए, तो फिर चाहे टॉपिक कैसा भी आए, आप उसे काफ़ी आत्मविश्वास के साथ लिख ले जाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निबंध के उस सभी प्रकार जो सफल एक प्रकार से वह रीड होता है, क्योंकि ये निबंध सिर्फ जानकारी नहीं, यह अभिव्यक्ति की ना एक कला है। और अगर आपके पास जानकारी थोड़ा कम भी है, लेकिन यदि आपको इसका सही दृष्टिकोण, सही डायमेंशन पता हो, तो आप एक बेहतर निबंध लिखकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम सभी प्रकार के टॉपिक के लिए एक ऐसा तरीका आपके लिए लाएंगे कि कम जानकारी के आधार पर भी आप बहुत ही बेहतर निबंध लिख ले जाएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ बेसिक्स चीज़ें और उसके बाद निबंध का 10 प्रकार। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम जानेंगे निबंध के वो 10 प्रकार, जिसको जानकर आप निबंध में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए संक्षेप में पहले इसे देखते हैं। देखिए, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि निबंध क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, निबंध कुछ भी लिख दो। नहीं, निबंध एक ऐसा लेख होता है जिसमें किसी विषय पर अपने विचारों को आप सुंदर, भावपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अर्थात यह सिर्फ आपसे जानकारी नहीं मांगता, बल्कि भाव, तर्क और शैली से ना पाठक को प्रभावित करने वाला मतलब आपका विचार होना चाहिए। आप समझ गए निबंध क्या होता है। अब चलिए, कुछ लोग निबंध और जीएस में ना फर्क ही करना नहीं समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि निबंध है तो कुछ भी लिख दो, पूरा डेटा भर दो, जो भी मतलब मन करे। लेकिन एक चीज़ समझिए, निबंध और जीएस में ना अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। वैसे मैं आपको डायरेक्ट और 10 प्रकार समझा देता, लेकिन बेसिक्स चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और आप इसको ज़रूर समझिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे निबंध का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, निबंध और जीएस में क्या अंतर होता है। देखिए, मैंने मतलब बॉक्स में बता दिया है, उद्देश्य, भाषा, संरचना, रेखा शैली के दृष्टिकोण से। तो चलिए शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, निबंध का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, आप देखेंगे कि विचारों की गहराई और भावात्मक प्रस्तुति। कहने का मतलब है कि आप अपने विचारों को गहराई से सोचकर भावनात्मक और प्रभावशाली तरीके से जब प्रस्तुत करते हैं, तो वह निबंध का मतलब एक प्रकार से सही उद्देश्य होता है। मतलब इसमें लेखक की सोच, दृष्टिकोण और संवेदनशीलता झलकती है। जबकि जीएस के आंसर में क्या होता है, जीएस में आप देखेंगे तथ्यपूर्ण पूर्ण और विश्लेषणात्मक उत्तर देना होता है। मतलब इसमें तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के आधार पर प्रश्न का आप सीधा और सटीक उत्तर देने का काम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि निबंध के अंदर भी मतलब पूरा डेटा दिया जाए। नहीं, निबंध में बहुत कम, मतलब जहां जरूरत हो वहीं आंकड़े का प्रयोग करें, ज़्यादा आप प्रयोग मत करें। हाँ, निबंध में डाटा का प्रयोग करें, लेकिन एक सीमित संदर्भों में। चलिए, निबंध का भाषा क्या होना चाहिए, इसको समझते हैं हम। देखिए, निबंध का भाषा ना साहित्यिक, भावनात्मक और सुंदर शैली वाली होनी चाहिए। मतलब इसमें आप कहावतों का प्रयोग करें, कुछ कविता का प्रयोग करें, कुछ कोट का प्रयोग करें। मतलब वैसे भावपूर्ण वाक्य जो मतलब एक प्रकार से बेहतरीन भाषा का प्रयोग हो। अब देखिए, जीएस उत्तर का क्या मतलब वो भाषा होता है। तो देखिए, इसमें औपचारिक और तर्कसंगत और सीधी और स्पष्ट। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि इसमें सीधी, सरल और विशुद्ध तथ्यों पर आधारित आंसर होता है। यह डिफरेंस होता है दोनों में, जीएस और एसए में। अब हम संरचना के संदर्भ में देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको समझिए। अब देखिए, संरचना में क्या होता है, निबंध में ना आप देखेंगे भूमिका, भाव, कोई अच्छा लाइन या कुछ कविता या कोट, उसको मतलब बिंदुवार और फिर लास्ट में निष्कर्ष हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीएस में क्या होता है, आप देखिए, जीएस में आप परिचय पहले बताते हैं, मतलब भूमिका जो बोलते हैं, उसके बाद फिर बिंदुवार उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसकी कमियां, सीमाएं जो भी हो बताकर एक निष्कर्ष दे देते हैं। यह दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए, निबंध का लेखन शैली क्या होता है। तो देखिए, निबंध में ना आप रचनात्मक शैली पर ज़्यादा जोर देते हैं। मतलब इसका तात्पर्य है लेखक को विषय को रोचक, भावनात्मक और कलात्मक ढंग से ना पेश करना होता है, जिससे आपकी ना निबंध की शैली बेहतर दिख सके।
लेकिन जीएस के अंदर क्या होता है, विषयों की तथ्यात्मक समझ पर ज़्यादा बल होता है। मतलब लेखक को प्रश्न का उत्तर ठोस तर्कों और तथ्यों के आधार पर देना होता है। आप समझ गए निबंध और जीएस में क्या डिफरेंस होता है और निबंध में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, संक्षेप में मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक उदाहरण भी हमने समझा दिया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि निबंध उदाहरण में क्या होता है। आप देखिएगा निबंध में आप ये क्या बोलते हैं, निबंध में कहावतें, कोट, कुछ अच्छी शायरी का लाइन हो या कुछ कविता हो, मतलब उससे जुड़ा हुआ या कुछ अपना जीवन अनुभव। और जीएस में आप क्या करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को देते हैं, डेटा को बताते हैं, कुछ केस स्टडी को बताते हैं, कुछ संवैधानिक संदर्भ यदि प्रश्न से जुड़ा हो तो इस तरीके का होता है, ये डिफरेंस होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट समझते हैं निबंध कैसे लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, नहीं तो मैं काफ़ी एक एक बिंदु को काफ़ी विस्तार से बताता आपको। तो देखिए निबंध कैसे लिखना चाहिए। अब देखिए विषय की गहराई की ना समझ होनी चाहिए। देखिए पहले विषय को ध्यान से पढ़ें, उसमें निहित भाव, संकेत और दायरे को समझें। अब क्यों मतलब विषय को मतलब मतलब क्या बोलते हैं, गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें छिपा हुआ भाव, चाहे संकेत या दायरा, जब आप नहीं समझेंगे तो निबंध को ना सही दिशा में आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि विषय क्या पूछ रहा है। मतलब जब इसको जानेंगे तभी आप एक बेहतर निबंध लिखने में कामयाब हो पाएंगे। अब देखिए निबंध का ना रूपरेखा बनाइए। अब देखिए रूपरेखा में क्या मतलब, प्रमुख बिंदुओं को क्रम में लिखना, भूमिका, प्रमुख तर्क, उदाहरण, निष्कर्ष, एक ना इसका आउटलाइन खींच लीजिए। तीसरा देखिए भूमिका प्रभावशाली होनी चाहिए। अब देखिए भूमिका क्यों प्रभावशाली होना चाहिए, तो एक लाइन में आपको बताता हूं भाई, अगर भूमिका ही ठंडी हो तो निबंध का ताप कहां से आएगा। कहावत है ना, पहला असर ही आखिरी असर होता है। इसलिए ना भूमिका आपकी काफी प्रभावशाली होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध, प्रवाहमयी और भावयुक्त भाषा का प्रयोग करें। अब देखिए यह ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है। देखिए शब्दों में प्रभाव और विचारों में गहराई हो। अब देखिए ये दो बातें ना निबंध को काफ़ी मतलब एक प्रकार से ना उत्कृष्ट बनाने का काम करती है। आप देखेंगे कि भावात्मक जो भाषा होती है ना, जो आपको चेक करता है कॉपी टीचर या कोई भी हो, मतलब आप उससे ना जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी गहराई को ना इससे समझा जा सकता है और आपकी इससे परिपक्वता ना मतलब जो चेक करने वाला ना समझ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करें। देखिए जब निबंध आप लिखते हैं तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, तो मैं आपको एक लगभग बताता हूं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, समसामयिक संदर्भ अवश्य जोड़ें किसी भी निबंध में। अब हम लोग समझेंगे कि किसी निबंध में कितने डायमेंशन हो सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एक उत्कृष्ट निबंध ना कई डायमेंशन से समृद्ध होता है, जिसमें उसका दृष्टिकोण व्यापक और संतुलित बनता है। आप देखेंगे कि आमतौर पर 6 से 8 प्रमुख डायमेंशन को यदि समाहित किया जा सकता है, लेकिन विषय के अनुसार इसका चयन विवेकपूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारा डायमेंशन होता है, लेकिन जब आप किसी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं तो 6 से लेकर 8-9 डायमेंशन को ना आप उसमें प्रयोग करें, लिखें उससे रिलेटेड। अब वह भी डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। सारे डायमेंशन को सब जगह नहीं फिट कर देना है, उस टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए। चलिए समझते हैं कुछ मुख्य डायमेंशन, मतलब मुख्य आयाम कितने होते हैं शॉर्ट में। अब देखिए मुख्य आयाम मतलब कितने होते हैं, आप देखिएगा लगभग 9 या 10 होते हैं। वैसे आप बहुत भी हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखिए पहला डायमेंशन ऐतिहासिक डायमेंशन। देखिए इसमें क्या होता है, विषय की पृष्ठभूमि बताने हेतु मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए ऐतिहासिक डायमेंशन में क्या होता है, जब आप किसी विषय की ना पृष्ठभूमि बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर महिला सशक्तिकरण पर निबंध है तो पहले यह बताना कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, यह ना आपका ऐतिहासिक डायमेंशन हुआ। अब देखिए सामाजिक डायमेंशन को समझिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, समाज पर प्रभाव या संबंध को दर्शाने हेतु इस डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा राजनीतिक डायमेंशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यह ना नीति, शासन या सरकार की नजरिए को ना दर्शाने का काम करता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण पर यदि निबंध आ गया तो इसमें सरकार की नीतियाँ, कानून, योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब आप बताते हैं तो वह क्या हुआ, वह इसका राजनीतिक डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट डायमेंशन आर्थिक डायमेंशन। देखिए इसमें आर्थिक प्रभाव, असमानता या अवसर से संबंधित। अब देखिए आर्थिक डायमेंशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझिए। जब किसी विषय का लोगों की आजीविका, रोजगार, गरीबी, आय, असमानता या आर्थिक अवसरों से जुड़ाव होता है
तो वह आर्थिक डायमेंशन अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विकास या बजट से जुड़ा पहलू। अब नेक्स्ट डायमेंशन को हम समझने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी डायमेंशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार या डिजिटल पहलू आते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, जब किसी विषय का संबंध विज्ञान, तकनीकी सुधार, डिजिटल बदलाव या इनोवेशन से हो तो वह ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, अर्थात वैज्ञानिक डायमेंशन होता है वो। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी आदि से जुड़ी बातें है ना। आप इसको बेहतर तरीके से समझिएगा सुनकर, वैसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, संवैधानिक या कानूनी डायमेंशन किसी भी टॉपिक का, मतलब इस तरीके का टॉपिक अगर हो तो इस सारे डायमेंशनों में से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डायमेंशन वहाँ फिट बैठेगा। बट मैं आपको सारा बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए संवैधानिक या कानूनी डायमेंशन में क्या होता है, संविधान, कानून, अधिकार या दायित्व के संदर्भ में। अब देखिए जब किसी विषय का संबंध भारत के संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, न्यायपालिका या कानूनों से होता है तब उसे संवैधानिक या कानूनी डायमेंशन के तहत लाते हैं। मतलब यह संवैधानिक या कानूनी दृष्टिकोण कहा जाता है इसको। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आरक्षण नीति पर लिखना हो, महिला सुरक्षा कानून हो, चाहे अनुच्छेद 21 हो, इस तरीके की बातें। अब नेक्स्ट, सांस्कृतिक या नैतिक डायमेंशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मूल्य, संस्कृति, परंपरा या नैतिक पक्ष से संबंधित बातें होती है। देखिए इसको भी समझिए थोड़ा हल्का विस्तार से। जब किसी विषय को भारतीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों या सामाजिक आचरण से जोड़कर देखा जाए तो वह सांस्कृतिक या नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है, अर्थात सांस्कृतिक या नैतिक डायमेंशन वह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, संयुक्त परिवार की परंपरा, सत्य, अहिंसा, कर्तव्य भावना, इस तरीके की बातें। अब देखिए नेक्स्ट डायमेंशन जो आता है, दार्शनिक डायमेंशन। अब देखिए दार्शनिक डायमेंशन में क्या होता है, जीवन के गूढ़ प्रश्नों, सत्य असत्य, आत्मा, नैतिक द्वंद्व, जीवन दर्शन की व्याख्या हेतु। देखिए जब किसी विषय में मनुष्य के अंतर्मन, जीवन के उद्देश्य, आत्मचिंतन या उसका नैतिक द्वंद्व को जब बताया जाए तो वह क्या कहलाता है, दार्शनिक डायमेंशन कहलाता है, अर्थात दार्शनिक दृष्टिकोण उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या साधन भी उतने ही शुद्ध होना चाहिए जितना लक्ष्य, या भविष्य निर्माण में आत्मा की क्या भूमिका हो सकती है, इस तरीके की बातों को। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन में क्या होता है, भारत की वैश्विक भूमिका या तुलनात्मक दृष्टिकोण। देखिए आप यहाँ एक यह भी बता सकते थे कि राष्ट्रीय डायमेंशन, लेकिन हमने मुख्य तौर पे लिया है अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन में क्या होता है, जब किसी विषय को विश्व स्तर पर भारत की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक समस्याएं या अन्य देशों से जब आप तुलना के नजरिए से देखते हैं तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, भारत की विदेश नीति, जलवायु परिवर्तन में भारत की मतलब इसकी भूमिका, G20 में भारत की भूमिका, इस तरीके की बातें को लेते हैं। आप बिल्कुल जितने भी डायमेंशन इंपॉर्टेंट था आपने उसको बखूबी समझ लिया। अब चलिए हम देखते हैं कब किस डायमेंशन को कहाँ प्राथमिकता देना चाहिए। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपना वो 10 निबंध का प्रकार भी देखेंगे। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कब किस आयाम को प्राथमिकता दें। तो देखिए सामाजिक विषय से रिलेटेड यदि आपको निबंध आता है तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक आयाम प्रमुख रूप से रखिए। बाकी चीज़ों को भी रखिए लेकिन इनको महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। राजनीतिक विषय से संबंधित है तो राजनीतिक, संवैधानिक, ऐतिहासिक, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को शामिल करिए प्रमुखता से। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विषय से हो तो आप देखिए तकनीकी, सामाजिक, कानूनी, आर्थिक और भविष्यगत आयाम देना जरूरी है। मतलब इतने आयामों को ना प्रमुख रूप से शामिल करना जरूरी है। अब देखिए कहावत या अमूर्त विषय से संबंधित हो तो देखिए नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक, दार्शनिक आयामों से मतलब उसे सजाने का मतलब उसको लिखने का काम करें। बाकी भी कुछ आयाम दे सकते हैं लेकिन इस सब चीज़ों को ना प्रमुखता से आप दिखाएंगे। अब देखिए मैंने नोट करके आपके लिए बता दिया है। देखिए हर डायमेंशन का प्रयोग तभी करें जब वह विषय को तार्किक रूप से जुड़ता हो। कहने का मतलब है कि आप सब्जेक्ट को समझकर यह समझने का प्रयास करें कि किस डायमेंशन को किस टॉपिक में हमें फिट करना है, मतलब कहाँ पेश करना है। मतलब यह समझना आपको ना जरूरी है। यह समझ लेंगे तो आपका निबंध ना एक प्रकार से बहुत ही अच्छा उसकी गुणवत्ता होगी, वह प्रासंगिक होगा और वह बिल्कुल संतुलित निबंध होगा। तब आपको निबंध में ना 60-70% से ज़्यादा आपको निबंध आएगा। इस चीज़ को आप विश्वास करिए। निबंध में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होता है। निबंध लिखने का ना आपको कला आना चाहिए। कम जानकारी के आधार पर भी आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं और 200 के करीब तक आप नंबर उठा सकते हैं।
कल से हम एक सीरीज लाएंगे इस तरीके के सब्जेक्ट वाइज, मतलब सामाजिक से रिलेटेड, आर्थिक से रिलेटेड, इस तरीके का दार्शनिक से रिलेटेड। आप सिर्फ उसको समझ के आप उन बातों को आप लिख दीजिएगा, देखिए कैसे नंबर नहीं आता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि हमने शायरी, कहने का मतलब शायरी नहीं करना है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण लाइनें, कविता, कोट या कहावतों का ना संतुलित प्रयोग करें। इससे निबंध क्या होता है, निबंध आपका बेहतर हो जाता है, उसकी गहराई झलकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए निष्कर्ष संक्षिप्त लेकिन प्रभावी होना चाहिए। अब देखिए क्यों निष्कर्ष, क्यों मतलब संक्षिप्त और प्रभावी होना चाहिए, और निष्कर्ष ना कभी भी ना सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त करें, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सार्थक और प्रेरक अंत किसी भी लेखन का ना एक प्रकार से बेहतर पहचान को ना उजागर करने का काम करता है। मतलब जब निष्कर्ष को आप आशावादी दृष्टिकोण से, चाहे समाधान सूचक दृष्टिकोण से, चाहे प्रेरणादायक दृष्टिकोण से जब समाप्त करते हैं, तो जो आपके कॉपी चेक करते हैं ना उनके ऊपर भी ना आप एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सामने वाला ना आपसे प्रभावित होता है और आपको प्रभाव उसके मतलब बदले में ना आपको एक बेहतर नंबर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे शुरू करें कैसे खत्म करें, मतलब इस तरीके की हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप इसको समझिएगा। भूमिका कितने तरीके से लिखा जाता है, भूमिका ना बहुत प्रकार से लिखा जाता है। आप चाहे जिस तरीके को ना एडॉप्ट करिए। देखिए भूमिका लेखन के 5 बेहतरीन तरीके। देखिए शायरी कहने का मतलब कि कोई अच्छा लाइन या कविता, या समझ रहे हैं ना आप, कोई कोट या कोई प्रश्न से या कोई कहानी चाहे घटनाओं से। मैं थोड़ा सा एक एक लाइन आपको समझा देता हूँ। देखिए जब शायरी या कोई अच्छी कविता से शुरू करते हैं तो क्या होता है, इससे भावनात्मक जुड़ाव बनता है। अब देखिए कोट से शुरू करते हैं तो क्या होता है, विषय की गहराई और बुद्धिमत्ता ना आपकी झलकती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कोट, जैसे आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इस तरीके का लाइन प्रयोग करेंगे ना तो बेहतर होगा। जैसे प्रश्न से, अब प्रश्न क्या करता है, सोचने पर ना चेक करने वाले को ना मजबूर करता है। कोई कहानी से आप कैसे शुरू करेंगे, जैसे इससे ना एक प्रकार से ना रोचकता आती है। घटनाओं से शुरू करते हैं तो क्या होता है, देखिए इससे ना विषय की ना आपकी गंभीरता दिखती है, मतलब समसामयिक चीजों के प्रति कितना आप मतलब एक्टिव है, यह चीजें ना आपको दिखती है। मतलब 5 तरीके से आप ना भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए निबंध के 5 प्रभावशाली निष्कर्ष के तरीके। देखिए भविष्य दृष्टि। अब देखिए भविष्य दृष्टि क्या होता है, मतलब आप दिखाएं कि समाधान क्या हो सकता है और हम कहाँ पहुंच सकते हैं। आह्वान दृष्टिकोण से, देखिए आह्वान क्या होता है, पाठक को प्रेरित करें कि वह भी बदलाव में ना भागीदार बने। जैसे कि आइए हम सब मिलकर नारी के सम्मान को उस इस युग की शुरुआत करें, इस तरीके की बातें। जैसे समाधान, समाधान तरीके से। अब देखिए समाधान क्या होता है, कहने का मतलब कि समाधानवादी दृष्टिकोण से प्रेरक पंक्तियां, मतलब भावनाओं और विचारों को ना एक सुंदर सार में ना समेटने का प्रयास करें। सकारात्मक संदेश, मतलब निबंध लिखने का जो मूड है ना, टीचर जो चेक करता है उसका मूड ना आप पूरी तरीके से सकारात्मक तौर पे बदल दीजिए। मतलब आपका दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, समाधान समाधान की राह ना सदा खुली रहती है। मतलब प्रश्न अगर है तो उसका आंसर भी है, इस चीज को आप बिल्कुल समझिए। तो आपका अंत ना हमेशा आशावादी और सकारात्मक होना चाहिए। यह निबंध को ना काफी आपको स्ट्रांग बनाने का काम करता है और आपको नंबर बेहतर दिलाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, निबंध शुरू करने से पहले देखिए क्या करना चाहिए। चलिए 1 मिनट में इसे भी देख लेते हैं। जब टॉपिक मिले तो 3 मिनट ना उसके भाव को समझने का प्रयास करें। 3 मिनट, 4 मिनट माइंड मैपिंग करें उसका, मतलब क्या क्या हमें लिखना है, उसके मुख्य डायमेंशन क्या क्या आ सकता है। 5 मिनट में ना आप भूमिका को लिखें, मतलब भूमिका की पंक्ति सोचकर, क्योंकि ना भूमिका यदि बेहतर होगा तो कहते हैं ना पहला असर ही आखिरी असर, तो इसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। फिर 40 मिनट में ना आप लेखन कार्य करें, मतलब जितने भी आप डायमेंशन है, भूमिका 5 मिनट में आपने लिख लिया, मतलब बॉडी पार्ट को ना 40 मिनट में लिखने का आप काम करें। फिर देखिए 5 मिनट ना आप निष्कर्ष को दें। अब देखिए 5 मिनट आप निष्कर्ष को सोच कर लिखें, क्योंकि देखिए अंतिम चीजें ना बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जब शुरू से आप बहुत बेहतर लिखें लेकिन अंत ही आप खराब कर देंगे ना, तो एक प्रकार से ना अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा टीचर के ऊपर। तो निष्कर्ष सोचकर 5 मिनट में ना मतलब संक्षेप में लिखने का प्रयास करें, आपका ना निबंध काफी बेहतर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं निबंध का अपना 10 प्रकार, काफी शॉर्ट में। अब देखिए निबंध का ना सब्जेक्ट वाइज निबंध का प्रकार उदाहरण सहित मैंने आपको बताया है यहाँ पर। देखिए सामाजिक निबंध, देखिए
अब देखिए ये निबंध किस तरीके का होता है, यह निबंध समाज की समस्याओं और बदलाव पर लिखे जाते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक असमानता और न्याय से रिलेटेड। अब देखिए राजनीतिक निबंध में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा राजनीति, संविधान, शासन प्रणाली और लोकतंत्र से जुड़े विषय होते हैं। उदाहरण देखिए, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां, एक राष्ट्र एक चुनाव, संसद की शक्ति एवं भूमिका। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। आर्थिक निबंध मतलब इस तरीके का निबंध मतलब क्या होता है, इसमें देखिए देश की अर्थव्यवस्था, योजनाएं और वित्तीय असमानताओं से संबंधित। उदाहरण आप देखिए, भारत में बढ़ती आय असमानता, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप्स और युवाओं का भविष्य। मतलब आर्थिक निबंध का यह पहचान होता है। अब देखिए पर्यावरणीय निबंध का प्रकार मतलब चौथा प्रकार है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय संकटों पर आधारित निबंध। अब देखिए इसमें किस तरीके के टॉपिक आते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग एक चुनौती, जल संकट और उसका समाधान, सतत विकास की आवश्यकता, है ना। अब पांचवा जो प्रकार है वैज्ञानिक एवं तकनीकी निबंध। अब देखिए इस तरीके के निबंध में कैसे टॉपिक आते हैं, तो नई तकनीकों, विज्ञान के विकास और डिजिटल युग के प्रभाव। जैसे उदाहरण के देख लीजिए, चंद्रयान 3 की सफलता, 5G तकनीक और भारत, साइबर सुरक्षा, डिजिटल लोकतंत्र। छठा प्रकार जो होता है सांस्कृतिक निबंध। देखिए इसमें क्या आता है, अब देखिए इसमें क्या आता है, भारतीय संस्कृति, परंपरा, त्योहार और भाषा पर केंद्रित निबंध। अब देखिए उदाहरण इसको समझिए, भारतीय संस्कृति की विविधता मतलब इसमें किस तरीके का टॉपिक आते हैं, लोक कला और लोक संस्कृति का महत्व, जैसा देश वैसा भेष। अब देखिए सातवां जो प्रकार होता है निबंध का, नैतिक या दार्शनिक निबंध। अब देखिए इसमें मतलब कैसे होते हैं, जैसे जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और मानव विचारों से जुड़े निबंध। मतलब इस तरीके के टॉपिक यहाँ आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको देकर बताया है, जैसे सत्य की शक्ति, कर्म ही धर्म है, डर के आगे जीत है। मतलब इस तरीके के टॉपिक ना इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रकार है समसामयिकी निबंध। अब देखिए इसमें मतलब क्या आते हैं, जैसे हाल की घटनाओं, नीतियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित। अब देखिए इस तरीके के टॉपिक समसामयिकी निबंध में शामिल होते हैं। उदाहरण देख समझिए, भारत में नई शिक्षा नीति, इजराइल हमास संघर्ष, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आप नंबर कम से कम 50 से लेकर 100 तक बढ़ा सकते हैं निबंध और जीएस मिलाकर। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़ जाएं। नौवां प्रकार जो निबंध का है, प्रेरणात्मक निबंध। अब देखिए संघर्ष, सफलता, लक्ष्य और आत्मबल जैसे प्रेरक विषय। अब देखिए इसमें उदाहरण क्या आता है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे समय का सदुपयोग, असफलता से सफलता का सफर, आत्मविश्वास की भूमिका। और जो 10वां निबंध का प्रकार है कहावत या लोकोक्ति आधारित निबंध, जो आपके ना पेपर में 100 नंबर का यह आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे किसी प्रसिद्ध कहावत को केंद्र में रखकर जीवन या समाज की सच्चाई दिखाने का काम करता है। उदाहरण देखिए, थोथा चाने बजे घाना, चिराग तले अंधेरा, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों हमने आपको 10 प्रकार बता दिया निबंध का, कुछ बेसिक्स प्रकार, आप निबंध का कुछ बेसिक्स बातें हमने आपको बताया, और निबंध में और जीएस में क्या डिफरेंस होता है यह हमने बताया, और निबंध को कैसे लिखना चाहिए यह हमने बताया, और निबंध कितने प्रकार का होता है यह हमने बताया। और कल से जो आपका जो सीरीज आएगा वह हर टॉपिक पे, जैसे सामाजिक निबंध होगा उसको कैसे लिखेंगे, आर्थिक निबंध होगा कैसे लिखेंगे, दार्शनिक निबंध होगा कैसे लिखेंगे, हर प्रकार पर ना एक डमी निबंध मैं आपको दूंगा। मतलब एक ऐसा तरीका आपको बता दूंगा कि आप कम जानकारी के आधार पर भी 100 में 60-70 तक नंबर आप उठा सकते हैं। बट आपके अंदर ना विश्वास होना चाहिए कि आप कम जानकारी के आधार पर भी आप बेहतर निबंध लिख सकते हैं। निबंध में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए और भ्रम को हटा दीजिए। आपकी जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी पर आप बेहतर निबंध लिख सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको एक बेहतर निबंध लिखना सीखना। मतलब मेरी बातों को यदि आप फॉलो कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आप एक बेहतर निबंध लिखने जा रहे हैं, और इन फ्यूचर भी आप एक बेहतर मतलब लेखन कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करिए, जो आपके एग्जाम के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।